हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एक एक क्वेश्चन जो कि हम रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यूपीएससी से। यूपीएससी जून 2024 को ये एग्जाम हुआ था। इसका कोई भी हमने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया और ये क्वेश्चन आपका है। तो हमारा मकसद एक क्वेश्चन कराना नहीं है, हमारा मकसद इस क्वेश्चन में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कराना जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी के लिए इसको पढ़े, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, आप अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इसको कवर कर सकते हैं पॉइंटों को। तो हमारा मकसद ये है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाए। ठीक है, तो बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के बारे में बताना फॉरेन बैंक के लिए। ठीक है, मतलब विदेशी बैंकों को अपना भारत रिजर्व बैंक के साथ व्यवहार कैसा है। ठीक है, क्या पॉलिसीज है, क्या रूल है, ये आपको सारे बताने हैं। तो चलो देखते हैं। बोला कि नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर वुली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। बोला कि इंडिया के अंदर कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। तो भाई ये आपका सरासर गलत है, पूरे तरीके से आपका गलत हो गया। क्योंकि देखो, आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आपको एक मिनिमम कैपिटल आपको देनी होगी। ठीक है, आप अगर बिजनेस भी करोगे तो इस बिजनेस का सामान खरीदने के लिए भी आपको एक मिनिमम कैपिटल आपको देनी होगी। तो यही चीज है कि आपके पास एक मिनिमम कैपिटल जरूर होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कितनी होनी चाहिए बैंक के अकॉर्डिंग, तो आप फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस दिमाग के अकॉर्डिंग ये लगाओ कि कुछ ना कुछ तो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। तो ये अपना गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर बैंक की बात कर ले तो इसने बोला है लगभग 5 बिलियन आपकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो भाई, 5 बिलियन मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, राइट। अब सेकंड देखो, फॉर वोली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। अगर बैंक की सब्सिडी खरीदनी है इंडिया के अंदर, तो इसमें बोला है एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल। तो देखो, यहाँ पर तीन बोर्ड मेंबर होते हैं। एक तो आपके इंडियन नेशनल हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे एनआरआई हो जाएंगे, तीसरे आपके पीआईओ हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो पीआईओ एक ब्रांच होती है बाहर की। तो तो ऐसे पर्सन होते हैं जो एनआरआई की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपके पास कौन कौन से मेंबर। एक तो इंडियन नेशनल के पर्सन होने चाहिए, इंडियन से पर्सन होने चाहिए, साथ के साथ एनआरआई होने चाहिए। तो एनआरआई क्या होता है कि आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे इंडियन जो कि यहाँ पर रेजिडेंट नहीं करते, बाहर जाके बस जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एनआरआई बोलते हैं। और एक होता है आपको पीआईओ। पीआईओ का मतलब क्या होता है, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखो तीन पार्ट बट तीन पार्ट में बट रखा है, तो इसका मतलब तीन पार्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 33% लगभग होगा। ठीक है, कम से कम क्या हो, 33% हो, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों के क्या होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं। देखो, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन तो क्या होता है कि अगर आपके पास इंडिया का तो वो इंसान है, लेकिन उसका पास पासपोर्ट जो है ना वो विदेशी है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट तो आपको पता है, यहाँ से बाहर चला गया, बिजनेस किया, वहीं पर सेटल हो गया। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 33% अप्रोक्स होगा। तो ये आपका सेकंड वाला भी गलत होगा। तो ना इधर नॉर का आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। तो बाकी स्टार्ट करते हैं हमने आज के टॉपिक में क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन पढ़ा था अच्छे से, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर सिर्फ मुझे दो नाम यहाँ पर दिखाई दिए आपके पढ़ने के लिए, आरबीआई और फॉरेन बैंक्स। तो ये दोनों क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो इन दोनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1949 को इसको क्या मिल गया था, नेशनलाइज मिल गया था, मतलब इंडिया की अथॉरिटी इसको मिल गई थी बैंक को। ठीक है। ये क्या हुआ, गवर्नमेंट बैंक, फुली गवर्नमेंट बैंक बन गया। ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर रहते हैं। गवर्नर कौन है, गवर्नर यहाँ का हेड होता है। साथ के साथ करंट आज के टाइम जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी यहाँ के गवर्नर जी हैं। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप बात करते हैं, यहाँ पर 21 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसे हम मिलाते हैं, जिसमें इंक्लूड है गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अदर डायरेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, तो मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं। मॉनेटरी क्या होता है, किसी भी पॉलिसी को चलाना। ठीक है। चलो देख लो, फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी चलाना कोई भी, उसको अच्छे से मैनेज करना। ठीक है। मैनेज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी। तो मतलब कि यहाँ पर अपने देश की इकोनॉमिक को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है। सबसे बड़ा गोल क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। रेगुलेशन और सुपरवाइजरी की बात करें तो सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन और रेगुलेट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं इसके तहत, जो कि स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर में ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी रख देंगे। ठीक। इश्यूर ऑफ करेंसी, करेंसी मतलब निर्धारक कौन है, तो सोल अथॉरिटी फॉर इश्यूएंस ऑफ करेंसी इन इंडिया। सोल अथॉरिटी मतलब किसी चीज को बेचना खरीदना। ठीक है। इंश्योर अवेलेबिलिटी गुड क्वालिटी करेंसी नोट एंड कॉइन, ये पता करना कि क्वालिटी कैसी है इनकी। ठीक है। कि नकली है, ओरिजिनल है, ये सारी चीजें पता करना। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजर इसमें क्या होता है, एक मैनेजर होता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो जो ट्रेड और पेमेंट फॉरेन के साथ रिलेट रखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपये को। जैसे आज के टाइम आप देखोगे कि $1 में लगभग 88 रुपीज हो गया आपका। ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉरेन जो मैनेजर होता है वो इसको मेंटेन रखता है कि भाई आपके देश कितना गरीब हो सकता है, कितना आपके देश का कंपटीशन एक तरह से दूसरे देशों के साथ कैसा होने वाला है। ठीक है। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में क्या बात करेंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनहेंसिंग बैंकिंग सर्विस फॉर रूरल एंड बैंक एरिया। तो ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है जो कि आपके गांव कस्बे हैं, इस तरह के जहां पर बैंक नहीं है। रेगुलेट ऑफ मनी, मनी का रेगुलेशन करता रहता है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट एक्सेट्रा। तो इसके बारे में मैंने पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इनको। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है। बैंकर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। मैनेज करता है डेब्ट और गवर्नमेंट अकाउंट को। डेब्ट मतलब आपके जो भी आपका लेन देन रखते हो ना, पैसा निकालते हो डालते हो, तो ये क्या होता है, डेब्ट होता है, और इसका साथ क्या करता है, अकाउंट को मैनेज करने की कोशिश करता है। बैंकर्स बैंक बोला जाता है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि विच बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा RBI, और RBI आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी अभी एसएससी ने पूछा होगा ये क्वेश्चन। क्या है, सेंट्रल बैंक की तरह ये काम करता है सभी बैंकों के लिए, तो इसे हम बैंक और बैंकर्स बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक है और लोन देता है। ठीक है। ये लो आपके इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेपो रेट, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो चीज होता है, RBI मनी देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है। RBI बैंक को क्या देगा, मनी देगा। ठीक है। ये क्या होता है, रेपो रेट। ओके। अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या होगा, ये RBI बैंक है, और बैंक क्या देगा, RBI को मनी देगा। और मनी किस वजह से देगा, जो लोन इन्होंने लिया था ना, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, लोन लिया है, और यहाँ पर ये इसको इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहे हैं। तो ये आपका, जहां पर आप लोन लेते हो उसे आप रेपो रेट बोल देना, जहां पर आप
देते हो, लोन देते हो, जब आप इंटरेस्ट के साथ देते हो तो इसका मतलब पूरी अमाउंट आप देने की कोशिश करते हो वहां से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स रेट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो की बात। तो ये एक परसेंटेज होता है जो कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आए हैं और जो उसने आरबीआई को दिया हो। तो भाई स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एक परसेंटेज होता है बैंक का जो कि डिपॉजिट हुआ टोटल, तो मेंशन क्या किया, लिक्विडेट एसेट्स। एसेट्स मतलब जैसे कि आपने क्या किया, कोई सामान खरीदा, उस सामान से आप क्या कह रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो एसेट्स हो गए। यहाँ पर बोला गया कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पर एसेट्स बोले गए हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं की इफेक्ट की। की इफेक्ट गवर्नर आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, 1934, याद रखना 1934 में क्या बना था, इसके लिए एक कानून बना था जो भी इसके काम और पावर्स की बात करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949 के अंदर, जो कि गवर्न करता है रेगुलेशन ऑफ बैंक आरबीआई के द्वारा। 1949 को क्या कर दिया गया, इसको हेड बना दिया गया, बैंकर्स बैंक बना दिया गया, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट कमेटी कौन सी है, तो दो कमेटी मुझे इम्पोर्टेंट लगी जो क्वेश्चन में बार बार आपके रहते हैं। तो एक तो तारापुर कमेटी, तारापुर कमेटी होगी जो बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का। क्वेश्चन आया रहता है सी ए सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो या फिर इसके मतलब का मीनिंग पूछ लेते हैं, या फिर किसी भी लेटर का वर्ड पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एफएसआर, ये भी कुछ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आजकल के क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो आपके मतलब कि बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो एडवांस की तरफ चल रहे हैं, वो मतलब डीप पॉइंट से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो नरसिम्हम कमेटी किस पर डिपेंड है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर डिपेंड है। और तारापुर कमेटी किस पर डिपेंड है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये था अपना आरबीआई। फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोला कि ये एक ऐसा बैंक है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है एक कंट्री के अंदर, जो कि दूसरे कंट्री से चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये स्टेब्लिश होते हैं और ब्रांच होते हैं, सब्सिडीज खोली जाती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोले जाते हैं किसी भी अन्य कंट्री में, ठीक है। ये फॉरेन बैंक के काम आता है। अब रेगुलेशन और लाइसेंस की बात कर लेते हैं। तो रेगुलेशन क्या है, फॉरेन बैंक जो है इंडिया के अंदर रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई करता है, ठीक है। ये बैंक जो है गाइडलाइंस है जिसके बोथ पेरेंट कंट्री एंड होस्ट कंट्री। पेरेंट कंट्री वो होती है जहां पर चीजें बनाई जाती हैं, होस्ट कंट्री वो होस्ट चीज वो होती है जहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक। फॉरेन बैंक का रिक्वायर करता है एक लाइसेंस, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग एक लाइसेंस इनको प्रोवाइड कराना होता है। और ये लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है, आरबीआई प्रोवाइड कराता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। तो ब्रांच ऑफिस आपको यहाँ देखने मिल रही है। फॉरेन बैंक के क्या ब्रांचेज हैं, और कुछ लोकल बैंक्स हैं जो कि लोकल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करती हैं। सब्सिडीज हैं तो फुली ऑन लोकल सब्सिडीज हैं जो कि ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली पेरेंट पेरेंट बैंक को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं नॉन ट्रांजेक्शनल ऑफिस, जो कि बिजनेस प्रमोट करता है और रिसर्च करता है, ठीक है। रोल क्या है इनके, रोल देख लीजिए। तो यहाँ पर आप रोल देख पाओगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे आप क्या बोलते हो, एफआई बोलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसे आप क्या बोलते हैं, एफआईआई बोलते हो। हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस को, और क्रेडिट करता है करेंसी एक्सचेंज और ट्रेड फाइनेंसिंग को, ठीक है। प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअली होते हैं। हेल्प करता है रिमेंटेंस को, रिमेन क्या है, रिमिटेंस, ये क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना कि जो भी होता है, ठीक है। राइट, आगे देखते हैं। इसके एग्जांपल बोल दिए गए, एच एस बी सी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसको बोला जाता है। सिटी बैंक जो कि यूएस में रिलेटेड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड किसके अंदर है, यूके के अंदर है। डच बैंक
कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर, डच बैंक, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट इसके सुन लीजिए, इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज होते हैं, इनोवेटिव बैंक प्रैक्टिस होती है होस्ट कंट्री का में, कंपटीशन होता है बैंकिंग सेक्टर में जो कि बेटर सर्विस प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, प्रोवाइड इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ चुका है उसको एक्सेस कराता है और क्रॉस बॉर्डर मतलब कि उसको लाने ले जाने में हेल्प कराता है, ठीक है। यहाँ पर चैलेंजेस देख लीजिए इसके, रेगुलेशन चैलेंज हो सकते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क यहाँ पर हमेशा बनते हैं, कहीं पर भी वो अपना ब्रांच ओपन कर रहा है तो लिमिटेड एक्शन यहाँ के कुछ ज्यादा ही लिमिटेड एक्सेस है, मतलब कि कुछ कम ही है, मतलब कि आप कह सकते हो सेमी अर्बन एरिया जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर ले तो आरबीआई ने क्या किया है, एनकरेज किया फंड बैंक को वूली ऑन सब्सिडीज के लिए, ठीक है, फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड बेटर लोकल इंटीग्रेशन में, ठीक है। ओके, आगे देख लो, आगे बोला है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूसिव एजेंडा, फॉरेन बैंक जो एक्सपेक्टेड करता है गाइडलाइंस सपोर्टिंग इनिशिएटिव के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग से, पीएसएल, पीएसएल की फुल फॉर्म देख लो भाई, पूछी जाती है, फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है, प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पॉइंट सारे क्लियर होंगे, आरबीआई के बारे में आपने जाना होगा, फॉरेन बैंक के बारे में आपने जाना होगा, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैंने नोट्स नहीं बनाए, बाकी आप वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।